जोया और कुर्बान अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुर्बान को लगभग 4-5 दिन वहाँ बीत जाता है। जोया और कुर्बान की अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी जो इन दोनों की एक दूसरे से नज़रें मिल पाती। छठे दिन जोया अपने बाथरूम में नहा रही थी। अब्दुल रहमान शेख साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे। जोया कुछ खास तरीके से आज अपने पति से मिलना चाहती थी और वो उस तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन कर रही थी। दोस्तों, जोया बाथरूम में नहा रही थी। नहाने के बाद उसने देखा कि उसका टॉवल बेडरूम में ही छूट गया है। जब जोया अपने पति अब्दुल रहमान को आवाज़ लगाती है, अब्दुल रहमान के कानों में हेडफोन लगा हुआ था और वो कोई अरबी म्यूज़िक सुनने के बाद नाच रहे थे। जोया ज़ोर ज़ोर से अब्दुल रहमान साहब को आवाज़ लगाती है, लेकिन अब्दुल रहमान के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। तब वो थक हार कर कुर्बान को आवाज़ लगाती है। कुर्बान, जो कि अपने कमरे में लेटा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, उसके पास कोई काम नहीं था। उसको बताया गया था, जब भी कुर्बान का कोई काम होएगा तो मैं आवाज़ दे दूंगी, तुम आ जाना मेरे कमरे में। जब जोया की तावल उसके पास नहीं पहुंचती है, अब्दुल रहमान उसकी बातों को सुन नहीं पा रहा था, तो जोया ने कुर्बान को आवाज़ लगाई और बोलती है, कुर्बान, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है तो तुम बेडरूम से मेरी तावल लाकर मुझे दे दो। कुर्बान दौड़ कर आता है और बोलता है, मैडम, मैं आपकी तावल लेकर आता हूँ। वो बेडरूम में जाता है और बेडरूम से जोया की तावल लाकर बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैडम, मैं तावल लेकर आ गया हूँ। जब जोया बाथरूम का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है, तभी कुर्बान की नज़र जोया के शरीर पे पड़ जाती है। कुर्बान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह ऐसी खूबसूरती, ऐसा नज़ारा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और इतनी खूबसूरत महिला उसके सामने इस तरीके से दिख जाएगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसका तावल देते टाइम उसका हाथ कांप रहा था। जोया उसके हाथों से तावल ले लेती है। तावल लेने के बाद वो दरवाजे को बंद कर लेती है। कुर्बान कांपते पैरों से अपने कमरे में आकर लेट जाता है, लेकिन आज रात उसको नींद नहीं आने वाली थी। वो बार बार वही नज़ारा सोच रहा था और वही उसके सपने में भी आ रहे थे। दोस्तों, एक कुर्बान एक गरीब लड़का जो इंडिया से सऊदी अरब में एक शेख के पास काम करने गया था। दोस्तों, गुजरात के सूरत का रहने वाला कुर्बान, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसकी 3 बहनें जो बिना शादीशुदा थीं। वो घर का इकलौता कमाने वाला था, क्योंकि उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चुके थे। कुर्बान सबसे छोटा भाई था अपनी बहनों का, लेकिन अभी तक उसकी तीनों बहनों की किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके बाप की बीमारी के चलते हाथ पैर पैरालाइज हो गए थे। घर के जो भी सामान थे, जो भी जमा पूंजी थी, वो सब बाप के दवा में खर्च हो गए थे। जब भी कुर्बान अपने माँ बाप, अपनी फैमिली में बैठकर बात करने की सोचता, उनसे कोई सलाह मशवरा करने की सोचता, तो कुर्बान की माँ रोते रोते हमेशा यही कहने लगती थी, क्या पता अल्लाह पाक मेरी बेटियों की शादी करवाएंगे कि नहीं, और करवाएंगे तो कैसे होगी, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। जितने पैसे कौड़ी थे सब कुछ अपने पति के इलाज में लगा चुकी हूँ। एक लड़का है जो अभी तक कुछ कर नहीं पाता है। अपनी माँ की इन सारी बातों को सुनकर कुर्बान को बहुत तकलीफ होती थी। कुर्बान करता भी तो क्या करता, वो अभी पढ़ाई कर रहा था। 2-4 महीने के बाद उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है। किस तरीके से उसने 12वीं तक पढ़ाई की, ये तो उसके घर वाले और कुर्बान को ही पता था। 3 बहनों का बोझ कुर्बान के कंधों पे आ गया था। कुर्बान हर वो जद्दोजहद करता था जिससे 4 पैसे बचा पाए और उसकी वजह से अपनी बहनों की शादी कर पाए, लेकिन वो इतना नहीं कमा पा रहा था कि अपनी बहनों की शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर पाए। एक दिन अचानक एक शादी में कुर्बान और उसकी फैमिली को जाना हुआ। वहाँ पर कुर्बान की खाला का लड़का जुनैद आया हुआ था, जो कि सऊदी में काम करता है, ड्राइवर का काम करता है, वो ड्राइवरी की नौकरी है उसकी। उसका ठाट बाट देखने के बाद कुर्बान की माँ जब जुनैद के पास जाती है और बोलती है कि बेटा,
जहाँ पर तुम काम करते हो क्या वहाँ पे कोई जगह खाली है? तुम मेरे बेटे कुर्बान को भी लेके जाओ, बहुत तकलीफ है बेटा। 3-3 बेटियाँ हैं, उनकी शादी करने वाली है, कच्चा घर है, बारिश में छत टपकती है। हम इतनी मुसीबत में हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कुर्बान और जुनैद की मुलाकात उसकी खाला जो दूर की थी उनसे करवा दी जाती है। जुनैद बोलता है कि खाला मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, और अगर किसी मालिक ने वीज़ा दे दिया तो मैं कुर्बान को ज़रूर बुलाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएँ, तुम भी अच्छे से रहो और हमारी बहनों की शादी भी हो जाए। ये बात जब कुर्बान की माँ सुनती है तो वहीं पर शुक्राने की नमाज़ अदा करती है, अल्लाह पाक से शुक्रगुज़ार होती है और बोलती है कि काश मेरे बेटे कुर्बान की नौकरी सऊदी या कहीं और लग जाए। 2-4 दिन के बाद जुनैद फिर से एक बार सऊदी चला जाता है, और इस बीच में कुर्बान और जुनैद की बात बराबर होती रहती है। जुनैद हर दिन कुर्बान से बोलता कि कुर्बान तो अपना पासपोर्ट तैयार करके रखो, जैसे ही मुझे कोई सेठ या किसी की वजह से वीज़ा मिलता है मैं तुमको बुला लूँगा। इधर कुर्बान अपने वीज़े और पासपोर्ट की तैयारी करने लगता है, और उधर जुनैद कुर्बान की नौकरी की बात अपने सेठ और उनसे जितने भी जान पहचान वाले थे उनसे करता रहता है। अचानक एक दिन एक मैडम आती हैं और जुनैद के सेठ से मिलना, वो भी रिश्तेदार थे। जब जुनैद की बात आती है तो जुनैद का जो मालिक था वो उस मैडम को बोलता है, जिनका नाम जोया था। जोया बोलती है अगर जुनैद जैसा कोई ड्राइवर हमको भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ तो है लेकिन ड्राइवर हमारा गांव चला गया है और उसकी माँ बीमार हो गई, इसके लिए वो 6-7 महीने से आया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा ड्राइवर मिल जाए। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जुनैद तुरंत अपने भाई कुर्बान को इंडिया में फ़ोन करता है और कुर्बान को सऊदी बुला लेता है। सऊदी बुलाने के बाद 2 दिन कुर्बान जुनैद के पास रहता है, और उसके बाद जुनैद कुर्बान को ले जाकर जोया के पति अब्दुल रहमान से उसकी मुलाकात करवा देता है। अब्दुल रहमान जब कुर्बान को देखते हैं तो बोलते हैं कि लड़का तो सही है, बात करने का तरीका भी सही है, बोल बच्चन भी अच्छा है, काफ़ी समझदार लगता है, पढ़ा लिखा भी है। वो सीधा जोया के पास कुर्बान को लेके जाते हैं, कुर्बान और जोया की मुलाकात करवाते हैं और बोलते हैं आज से ये तुम्हारा ड्राइवर है। लेकिन साथ में अब्दुल रहमान कुर्बान को एक वार्निंग भी देते हैं। कुर्बान से बोल देते हैं कि कुर्बान, हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ और मेरी बीवी है और 1-2 जो घर में काम करने वाले नौकर हैं। इन 3 लोगों के अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, और इस बीच में जोया को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसको कहाँ जाना है तुम लेके जाओगे, इसको कहीं शॉपिंग करने जाना है या घूमने जाना है तुम इसको घुमाओगे। कुर्बान अपनी मालिक की हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है साहब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कुर्बान और जोया की मुलाकात करवा दी जाती है। कुर्बान को एक कमरा साइड में जो बना हुआ था उसको दे दिया जाता है। कुर्बान अपना एक बैग ले जाकर उस कमरे में रखता है, कमरे की साफ़ सफाई करता है और खाना पानी बनाने की कोशिश करने लगता है। वो रात बीत जाती है, सुबह होती है। अब्दुल रहमान फिर एक बार कुर्बान को अपने पास बुलाकर बोलते हैं, कुर्बान मैं 3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और इस बीच में तुम जोया का ख्याल रखना, किसी भी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कुर्बान बोलता है साहब ये तो मेरा काम है, मुझे आपने इसी काम के लिए रखा है, मैं कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। अब्दुल रहमान अपने किसी कंपनी के मैनेजर के साथ वो 3 दिन के लिए कोई मीटिंग के पास चले जाते हैं। इधर कुर्बान और जोया घर में अकेले रहते हैं। अब जोया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो कुर्बान को आवाज़ देता, और कहीं जाना हो तो कुर्बान को ले जाती। कुर्बान और जोया में बहुत ही अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। जब जोया गाड़ी में पीछे बैठती तो कुर्बान जब गाड़ी चलाता तो उसको मिरर में उसको देखता रहता, और ये सब जोया बखूबी नोटिस कर रही थी। एक दिन जोया शॉपिंग मॉल में खड़ी थी और साथ में कुर्बान भी गया था। कुर्बान को जोया बोलती है, कुर्बान तुम मुझे साइड मिरर में क्यों देखते रहते हो? कुर्बान शर्मा जाता है और डर जाता है।
डरते डरते बोलता है कि नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों शॉपिंग करके फिर एक साथ घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद एक अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जोया के चेहरे पे आज कुछ अलग सी रौनक थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका कोई दोस्त, उसका कोई साथी उसके साथ था। वो एक बार रौनक के कमरे के पास आकर रौनक का शुक्रिया अदा करती है। बोलती कि रौनक, आज तुम मेरे साथ थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। न जाने क्यों एक अलग सी एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। जब से तुम इस घर में आए हो तब से न जाने क्यों मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। रौनक बोलता है कि मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी समझदार हैं, आपको तो खुशी रहना चाहिए। आपको जरा सा भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ था तो जोया को शांत रखता था। कुछ ऐसी बातें थी तो जोया परेशान रहती थी। दोस्तों, जोया के पति की 2 पत्नियां और थी। किसी भी पत्नी से अभी तक कोई औलाद नहीं था। जब ये बात जोया कुर्बान को बताने लगती है तो कुर्बान को भी बहुत अफसोस होता है कि 3-3 पत्नियां होने के बाद, इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद अभी हमारे मालिक को कोई औलाद नहीं है। वो अपनी मालकिन जोया को समझाता है कि मालकिन, अल्लाह पाक के घर पे देर है अंधेर नहीं, एक दिन आप माँ ज़रूर बनेंगी और हमारे मालिक का चिराग ज़रूर रोशन होगा। जोया कुर्बान की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि तुम बातें बहुत अच्छी करते हो और तुम्हारा काम, तुम्हारी ड्राइवरी से मैं इम्प्रेस हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर पे अपने कमरे में खाना मत बनाओ। जो खाना मैं खाऊंगी वही खाना तुम खाओगे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। 3 दिन के बाद जब अब्दुल रहमान घर पे आते हैं तो घर का माहौल ही कुछ अलग था। जोया के चेहरे पे एक खुशी दिख रही थी। जब वो कुर्बान की तारीफ़ जोया अपने पति अब्दुल रहमान से करती है, अब्दुल रहमान भी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कई महीनों से अपनी बीवी को इतना खुश नहीं देखा था। न जाने कौन सा जादू जो है जोया के ऊपर कुर्बान ने कर दिया था। वो कुर्बान को बुलाते हैं और बोलते हैं, कुर्बान, 3-4 दिनों में तुमने ऐसा क्या जादू हमारी बीवी के ऊपर कर दिया है कि वो खुश रहने लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी को ऐसे ही खुश रखो और इसकी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि हमारे फैमिली में मेरी 3 पत्नियां हैं और तीनों खुश नहीं हैं। न जाने ऊपर वाले को क्या मंजूर है। हमारे पास दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी खुशी अल्लाह पाक ने अभी तक हमको नहीं दी। ये बातें होने के बाद अब्दुल रहमान भी कुर्बान को बोलते हैं कि कुर्बान, आज से तुम उस कमरे में नहीं, एक अलग कमरा तुमको दिया जाएगा। उस कमरे में आधुनिक सामान थे, यानी कि सब कुछ, फ्रीज, कूलर, एसी, जो भी उसकी ज़रूरतें थी वो सब कुछ दे दिया जाता है। उसको एक अच्छे खासे फैमिली मेम्बर की तरीके से ट्रीट करने लगते हैं वो दोनों। कुर्बान को भी अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था कि कितने अच्छे मियाँ बीवी हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। एक छोटी सी हेल्प के वजह से कितना अच्छा ध्यान रखते हैं। सुनीता, 2 दिन अब्दुल रहमान अपने घर पे रुकते हैं, उसके बाद तीसरे दिन फिर वो किधर चले जाते हैं। जोया और कुर्बान की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। जब घर पे अब्दुल रहमान नहीं होते थे तो इन दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। एक दिन अचानक जोया अपने कमरे में लेटी हुई थी। अब्दुल रहमान अपने कमरे के रात में 11 बजे उठकर वो सोचता है कि घर के बाहर चारों तरफ देख लूँ, सब कुछ ठीक ठाक तो है। वो घर के बाहर राउंड मार रहा था तो देखता है कि जोया का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सीधा उस दरवाजे को क्रॉस करके अपने कमरे की तरफ आने लगता है। तभी जोया की आवाज़ आती है, कुर्बान, आप हो क्या? कुर्बान बोलता, हाँ मालकिन, मैं ही हूँ। देखने गया था कि बाहर का दरवाज़ा बंद है कि नहीं। जोया कुर्बान को अपने कमरे में आने के लिए बोलती है और बोलती है कि कुर्बान, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ मेरे कमरे में बैठ सकते हो? कुर्बान बोलता है, मालकिन, मैं तो आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहता हूँ। मैं तो पूरी रात आपके कमरे में बैठकर आपका टाइम पास कर सकता हूँ। जोया हंसती है और बोलती है कि तुम बातें बहुत ही अच्छी करते हो। तुमसे बात करने के बाद मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है।
और ये सब सोच सोच कर ये दोनों लगभग 1-2 घंटा एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। वो रात कट जाती है, तीसरी रात आती है। अब हर रात ये दोनों एक ही बेड पर एक ही साथ बैठकर गप्पे मारते हैं। लेकिन एक रात इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसका इन लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था। उस रात ये दोनों इतने करीब आए कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। अब ये बात हर दिन की हो गई थी। जब जब अब्दुल रहमान घर से बाहर होते, ये दोनों का रिश्ता ऐसा ही कायम रहता। ये दोनों एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं पाते। जब पहली रात अब्दुल रहमान ने जोया के साथ रिलेशनशिप बनाया तो जोया भी अब्दुल रहमान की दीवानी हो गई और वो अपने पति को शाबाशी उसकी तारीफ करते हुए बोली, क्या ड्राइवर ला के दिया है। क्योंकि कुर्बान ने जिस तरीके से जोया को खुश किया था उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें इससे पहले ऐसी फीलिंग अपने पति के साथ भी कभी नहीं आई थी। सुबह होती है, कुर्बान अपने कमरे में था, जोया अपने ऊपर के कमरे से नीचे वाले ग्राउंड में आ रही थी। उसके पैर थोड़े से लड़खड़ा रहे थे। कुर्बान परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैडम क्या बात है, आपको कोई तकलीफ़ है, आप ऐसा लंगड़ा के क्यों चल रही हैं। तो जोया बोलती है ये जो तकलीफ़ है ये आप ही ने दिया है और ये तकलीफ़ आज से 10 साल पहले मुझे कभी नहीं मिली और ये तकलीफ़ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं ये तकलीफ़ को हर रात झेलना चाहती हूँ। कुर्बान कुछ समझ नहीं पाता तो जोया उसको अच्छे से अपने भाषा में उसको समझा देती है। दोनों हंसते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये कहानी रुकने वाली नहीं थी। जब जब अब्दुल रहमान घर से बाहर होते तब तब जोया और कुर्बान एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन अचानक सुबह का 9 बज रहा था, जोया के पेट में दर्द होता है और उसको कुछ उल्टियाँ होने लगती हैं। जब जोया डॉक्टर के पास कुर्बान को लेकर जाने के लिए बोलती है, कुर्बान जोया को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास चेकअप करवाता है। तो जोया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसको खुशी भी थी, दूसरी तरफ गम भी था। वो इस बात को कैसे बताएगी। वो सीधा पहले तो कुर्बान को बताती है कि कुर्बान हमारे पेट में बच्चा है और ये जो बच्चा है वो तुम्हारा है। मैं इस बात को अब्दुल रहमान का बच्चा बताने वाली हूँ। कुर्बान बोलता है कि मैडम आप जो भी फैसला करेंगी मैं आपके फैसले के साथ हूँ और आपके किसी भी तकलीफ़ में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। जोया और कुर्बान डॉक्टर के पास से चेकअप करवा कर घर आते हैं। घर पर आने के बाद पता चलता है कि अब्दुल रहमान आकर बैठे हैं अपने हॉल में। अब्दुल रहमान शेख साहब बैठे हुए थे। जोया दौड़ कर आती है, अब्दुल रहमान के गले लग जाती है और बोलती है मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। जब ये बात अब्दुल रहमान के कानों तक पहुंचती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने घर के नौकरों को सबको 1-1 हज़ार रियाल बख्शिश के तौर पे देता है और बोलता है कि आज जाकर तुम खुशियाँ मनाओ, जो भी खाना है खाओ, आज सबकी छुट्टी है। वो इतना खुश होता है कि अपनी दोनों बीवियों को फ़ोन करके बताता है कि सब लोग दावत का इंतज़ाम करो, मैं बाप बनने वाला हूँ। उसके घर में 2 पत्नियाँ और थीं, लेकिन इन तीनों पत्नियों में कोई किसी से जलता नहीं था, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता था। अब बात यहाँ पे बच्चा होने की आ जाती है, लेकिन जोया के दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि वो उनका नहीं, कुर्बान का बच्चा है। वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और एक दिन अब्दुल रहमान और जोया जब अपने बेड पर बैठे हुए थे रात के टाइम, तो जोया अपने पति अब्दुल रहमान के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोलती है कि साहब मैं एक बात कहना चाहती हूँ और उससे पहले मैं आपसे वादा करवाना चाहती हूँ कि इस बात को सुनने के बाद आप गुस्सा नहीं करेंगे। अब्दुल रहमान अपनी बीवी के सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि बेगम आप जो भी बोलोगी मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं क्यों गुस्सा करूँगा। आपने इतनी बड़ी नियामत से मुझे नवाजा है। आपने जो 15 साल में जो खुशी मुझे नसीब नहीं हुई वो खुशी आपने दी है। फिर जोया बोलती है
ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये आपका नहीं, कुर्बान का है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहक गए थे, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए। और ये बच्चा जो हमारे पेट में है वो कुर्बान का है। इस बात को सुनकर अब्दुल रहमान के कान खड़े हो जाते हैं। वो बेड से उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी बेगम के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करने के बाद बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अपने एक नौकर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी? क्या सच में मेरे जाने के बाद तुम उस नौकर के साथ रंगोलियाँ मनाती थी? सब कुछ बोलने के बाद एक बार वो शांत हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं। फिर कुर्बान को बुलाता है और कुर्बान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि कुर्बान, जो तुमने मुझे धोखा दिया है, जो तुमने धोखा दिया है, अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस धोखे से मुझे एक खुशी मिली है और एक खुशी का हकदार तुम भी हो। तुम और तुम्हारी नौकरी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। तुम जितना रुपया तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन आज के बाद इस घर में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब्दुल रहमान कुर्बान को 50 लाख रुपया देता है और बोलता है आज के बाद सऊदी में कहीं भी नज़र मत आना। मैं नहीं चाहता कि इस बात को लेकर कोई और बतंगड़ बने। मैं नहीं चाहता कि ये बात कोई और सुने कि मेरा बच्चा नहीं, कुर्बान का बच्चा है, अब्दुल रहमान के नौकर का बच्चा है। कुर्बान जब पैसे उसको मिल जाते हैं तो अपने सेठ से विदा लेकर, उसको खुदा हाफिज़ बोलकर अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा लेकर जोया को उसकी हालत पर छोड़कर इंडिया आ जाता है। अपनी बहनों की धूमधाम से शादी करवाता है और शादी करवाने के बाद वो एक छोटा सा बिजनेस चालू करता है और वो बिजनेस में उसको अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगता है। कुर्बान दोबारा सऊदीया नहीं गया और वो अब इंडिया में रहकर एक कपड़े का धंधा करता है, कपड़े का व्यापारी बन गया है और उसकी ज़िंदगी अब बहुत ही खुशहाल जी रही है। उसकी तीनों बेटियों की बहनों की शादी हो गई। अब उसने भी एक अच्छी सी लड़की देखी है, उसकी भी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक अरबी ख़वातीन और इंडियन लड़के की कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलता हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।